टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे न जाने कितनी मूवीज बनी, कितने साइंटिस्ट ने इसके पीछे रिसर्च की, कितने लोगों ने दावा किया कि वो टाइम ट्रैवलर है। जॉन टाइटोर, एंड्रयू कार्लसन और जाने कितने। क्या सच में ये सब लोग टाइम ट्रैवलर है? क्या है इसके पीछे का राज? क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं? क्या कोई टाइम ट्रैवलर हमारी धरती पर मौजूद है? क्या भविष्य में टाइम मशीन बन चुकी है? इन सारे सवालों का राज जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहे। टाइम ट्रैवल का सच जान के आपके होश उड़ जाएंगे। टाइम डकैती। एक शख्स भविष्य यात्रा करके लौटा है। कि इस हिस्से से भविष्य में जाएंगे तो वो भविष्य होगा इस हकीकत का। टाइम डकैती। टाइम डकैती। 19 दिसंबर सन 1843 में चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नोवेल ए क्रिसमस कैरोल लिखी, जिसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और फिर साल 1895 में H.G. वेल्स ने अपनी टाइम मशीन नोवेल को पब्लिश किया। इसके बाद टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट फेमस हो गया। साइंटिस्टों ने इस पे गहरी रिसर्च की और कई फिल्में भी इस पे बनी। पर क्या हम असलियत में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पर साइंटिफिकली। हम टाइम ट्रैवल दो तरीके से कर सकते हैं, पहला फ्यूचर में और दूसरा पास्ट में। हम पहले देखेंगे कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया। उनके मुताबिक अगर कोई इंसान बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है, जैसे स्पेसशिप में या ट्रेन में, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा उस इंसान की तुलना में जो धरती पर नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो जुड़वां भाई हैं। एक भाई को आपने 5 साल के लिए लाइट की स्पीड से स्पेस में भेजा और दूसरे को धरती पर छोड़ दिया। जब वह 5 साल बाद आएगा तो उसकी उम्र सिर्फ 5 साल बढ़ी होगी, जबकि उसका भाई जो धरती पर था उसकी उम्र 50 साल हो चुकी होगी। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं और मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इसका वैज्ञानिक रूप से एक्सपेरिमेंट किया गया है। सन 1971 में एक घड़ी को धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी को प्लेन में रखा गया। प्लेन बहुत तेज स्पीड में था और इसकी वजह से उस पर भी टाइम डायलेशन का असर हुआ। फिर पता चला कि प्लेन में रखी घड़ी धरती पर रखी घड़ी से पीछे थी और स्लो चल रही थी। इसे हेफल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूफ कर दिया। थ्योरेटिकली रूप से देखें तो हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मान लीजिए कि धरती के चारों ओर एक पटरी बिछी हुई है और उस पर चलती है एक सुपरफास्ट ट्रेन, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है। वह ट्रेन धरती का चक्कर लगाने लगती है 1 सेकंड में 7 बार। अब सोचिए कि यह ट्रेन 1 जनवरी सन 2025 को चलना शुरू करती है और 100 साल तक धरती के चक्कर लगाती है। फिर 1 जनवरी 2125 को वो रुक जाती है, लेकिन उसमें बैठे पैसेंजर्स के लिए तो सिर्फ 1 हफ्ते का समय बीता है, क्योंकि ट्रेन में समय की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। सिर्फ 1 हफ्ते में वे सभी 100 साल फ्यूचर में आगे चले गए। सुनने में यह बहुत दिलचस्प लगता है ना? लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो लाइट की स्पीड से चल सके। हम लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकते। अब अगर आप ये सुनकर नाराज हो रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आ ही नहीं सकती जिससे हम इतनी स्पीड से ट्रैवल करें और फ्यूचर में पहुंच जाए, तो नाराज मत होइए, क्योंकि एक और तरीका है टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन ने बताया था, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी न केवल किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, बल्कि टाइम पर भी इसका असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है। इसे एक तरह के मेश के रूप में सोचिए, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, और इस पर आप बॉल्स रख दीजिए। इन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स समझ सकते हैं। जितनी भारी ये बॉल्स होंगी, उतना ही यह मेश स्पेस टाइम के कर्वेचर से बेंड होगा, और जितना ज्यादा मास एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में होगा, उतनी ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जैसे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स, जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से भी ज्यादा है और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम कर्वेचर बेंड होगा, और जितना ज्यादा कर्वेचर बेंड होगा, उतना ही ज्यादा समय धीमा हो जाएगा। इसका सबूत हमारे ठीक ऊपर अंतरिक्ष में है। ये है जीपीएस सैटेलाइट। ये धरती की ग्रेविटी से दूर है और इसलिए इनकी ग्रेविटी हमारे मुकाबले में अलग है। इन सैटेलाइट्स के लिए समय थोड़ा अलग चलता है, इसलिए वैज्ञानिकों को टाइम की कैलकुलेशन को सही करनी पड़ती है इस टाइम डायलेशन के कारण। अगर वैज्ञानिक इसे ठीक न करें तो वह घड़ी कुछ और समय दिखाएगी और धरती पर घड़ी कुछ और समय दिखाएगी, जिससे जीपीएस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन
अगर हमें टाइम ट्रेवल करना हो तो हमें उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के पास जाना होगा जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के पास होती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी होती है कि लाइट भी इसके पास जाकर बैंड हो जाती है। इस तरह के ब्लैक होल का समय पर गहरा असर पड़ता है। यह समय को इतना धीमा कर देता है कि ब्रह्मांड की कोई और चीज उसे इतना धीमा नहीं कर सकती। इससे वो एक कुदरती टाइम मशीन बन जाता है। अगर हम स्पेसशिप लेकर ब्लैक होल के नजदीक पहुंच पाए तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया था। उसमें मैन कैरेक्टर ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पर उतरते हैं और वहाँ हर एक घंटा जो वो वहाँ बिताते हैं वह उस प्लेनेट के बाहर लोगों के लिए 7 साल होता है। इतना ज्यादा टाइम डायलेशन हो रहा था उस फिल्म में जो वैज्ञानिक रूप से एक्यूरेट है। पर हम ये नहीं जानते कि ब्लैक होल के पास कोई जिंदा बचेगा या नहीं। लेकिन क्या हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? 27 जून 2009 को वर्ल्ड फेमस भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पार्टी आयोजित की। पार्टी में गुब्बारे और शैंपेन थे, लेकिन पार्टी की खास बात यह थी कि पार्टी में किसी को इनविटेशन नहीं दिया गया था। स्टीफन हॉकिंग ने यह पार्टी टाइम ट्रेवलर्स के लिए की थी। उन्होंने पार्टी खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में इस इन्विटेशन को पब्लिश किया, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद पार्टी का इन्विटेशन क्यों दिया गया? स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर फ्यूचर में किसी टाइम ट्रैवलर को यह इनविटेशन मिले तो वह फ्यूचर से यहाँ टाइम ट्रैवल करके पार्टी में आ सके। पर क्या कोई इस पार्टी में आया? कोई भी इस पार्टी में नहीं आया था। यह प्रयोग यह साबित करने के लिए किया गया था कि अतीत में टाइम ट्रैवल करना संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो हम अपने आसपास फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को देख पाते। लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी इसे गलत साबित करती है। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि टाइम एक 4th डायमेंशन है जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ हैं। ब्लॉक यूनिवर्स के नजरिए से जो भी चीज पास्ट में हो चुकी है या अभी हो रही है या फ्यूचर में होगी, वह सारी घटनाएं 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक टाइमलाइन में है। पर अगर हम इस टाइमलाइन को कंट्रोल कर पाए तो हम पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन जब पास्ट और फ्यूचर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं तो अगर पास्ट में टाइम ट्रेवल कर भी लें तो भी हम पास्ट में कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर पहले से लिखा जा चुका है। अगर कोई टाइम ट्रेवलर पास्ट में टाइम ट्रेवल करता भी है तो ये उसकी किस्मत है, उसकी डेस्टिनी है जो टाइमलाइन पर है, और हम इस टाइमलाइन में बदलाव बिल्कुल नहीं ला सकते। इस ब्लॉक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से हम टाइमलाइन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर यह बस एक थ्योरी है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का। वर्महोल्स की मदद से हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर इस स्पेस टाइम मेश में इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दें कि ये बॉल जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही नीचे गिर जाए और इस मेश को फाड़कर दूसरी तरफ से निकल जाए तो एक वर्महोल बन जाएगा, जिससे हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और इतना ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के पास होती है। इतनी ग्रेविटी होने के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर पूरी तरह से बेंड हो जाएगा, जिससे एक क्लोज टाइम लाइक कर्व बन जाएगा। नोबेल प्राइज विनिंग कीथ थॉर्न का कहना है कि हमारे स्पेस में ऐसे बहुत सारे वर्महोल्स बनते रहते हैं, पर वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। वो सबएटॉमिक लेवल पर होते हैं, जिसे क्वांटम फोम कहते हैं। अगर इन वर्महोल्स के रास्ते हम ढूंढ पाए तो हम पास्ट में बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इन वर्महोल्स का साइज बहुत छोटा होता है, एटम से भी छोटा। अगर हमें इनसे ट्रेवल करना है तो हमें इसे किसी तरह बड़ा बनाना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, न सिर्फ नॉर्मल एनर्जी बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी। और इसी से संभव होगा वर्महोल को ज्यादा देर तक खोले रखना और इसमें से ट्रेवल करना। अब इस नेगेटिव एनर्जी को कहां से लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी चीज अभी तक एक थ्योरी है, पर अगर मान लिया जाए कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना भी संभव होगा, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रेवल करने में बहुत अड़चने आती हैं। मैं पैराडॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में जरूर सुना होगा। मैं आपको इसका एक दूसरा रूप दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट ने वर्महोल को खोल लिया है और वह सिर्फ पास्ट में 1 मिनट पीछे जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट पीछे जाने से क्या होगा, लेकिन 1 मिनट पास्ट में जाना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। वो साइंटिस्ट पास्ट में जाकर अपने आप को ही गोली से मार देता है। वह मर चुका है, लेकिन अगर वह मर जाता है तो पास्ट में कौन गया? और अगर वह पास्ट में नहीं जा सकता तो वह मरा कैसे? यही है पैराडॉक्स। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसकी एक वजह है जिसे फीडबैक कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जब आवाज माइक में जाती है तब वह एम्पलीफायर के जरिए स्पीकर से बाहर निकलती है, लेकिन अगर स्पीकरों से निकली आवाज बार बार माइक में जाती है तो उसका लूप बन जाता है। आवाज लगातार तेज होती जाएगी। अगर उसे रोका न गया तो वह फीडबैक पूरे साउंड सिस्टम को खत्म कर देगा। वर्महोल के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें आवाज की जगह रेडिएशन होता है। जैसे ही कोई वर्महोल बड़ा हो जाता है, रेडिएशन उसके अंदर जाने लगता है और उसका लूप बन
बन जाता है। उसका फीडबैक इतना होता है कि पूरा वर्महोल ही नष्ट हो जाता है। छोटे छोटे वर्महोल तो आज भी मौजूद हैं और शायद भविष्य में हम उन्हें बड़ा भी बना लें, लेकिन हम उन्हें टाइम मशीन के रूप में कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसकी वजह से हम पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, पर भविष्य में टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। आज भी हम भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो आखिरकार आप इस वीडियो के अंत तक आ ही गए। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और इसे बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और वीडियो देख सकें।